जी क्लास, वेलकम बैक इन सेशन 3। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लूँ। जी मैंने स्क्रीन शेयर कर ली है और अब क्योंकि सेशन 3 स्टार्ट हुआ है तो प्लीज़ 1 मिनट का वेट कीजिएगा ताकि बाकी आपके क्लास फेलोज भी ज्वाइन कर लें। आप जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा ताकि हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर लें। मैं इनको एडमिट कर लूँ इन सबको। बस चंद मिनट और, एक आध मिनट और। ओके क्लास, मेरे ख्याल से हम कंटिन्यू करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे हमारे पास। क्लास में आपको बता ही रहा था कि हमारे पास जो भी हम यूनिवर्सिटी बुक्स पढ़ते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हमारे पास ओके ठीक है, मैं लिख देता हूँ जवाहिर। फिर आप 1 मिनट का वेट कीजिए, मैं अभी लिख देता हूँ। ओके ठीक है, मैंने लिख दिया, थैंक यू। मैं बता देंगे, आपने सुन लिया था लेकिन शायद किसी ने शायद नहीं भी सुना होगा, इसलिए चलें, लिखना ज़रूरी था। ओके ठीक है, बाकी और स्टूडेंट्स भी आना शुरू हो चुके हैं। तो क्लास में आपको बता ही रहा था कि जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, छोटी सी बात कि आपने कभी नोटिस किया होगा मार्केटिंग की बुक हो या कोई और बुक हो, जैसे यहाँ पर भी बात हो रही है। देखिए दुनिया में इतनी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है ना, जिनका हम जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि हम एयरलाइंस का, कभी इलेक्ट्रिसिटी का, कभी ऑटोमोबाइल्स का, कभी हम किसी भी चीज़ का डिस्कस करते रहते हैं। तो हम बेतहाशा हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं ना, ये जानबूझ के काम करते हैं। आप देखिए, जैसे हमारे पास अभी एग्जांपल थी, हम डिस्कस कर रहे थे, ये आपको एग्जांपल यहाँ पे नजर आ रही होगी। अब ये जो आपको एग्जांपल नजर आ रही है, तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर ये बियर का जिक्र जरूर करेंगे, हैमबर्गर मतलब एक पिग का बर्गर का जिक्र जरूर करेंगे, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, वो जाने कि यार ये बियर कोई चीज होती है। जिनको नहीं भी पता उनको जानबूझ के बार बार बताना, एक को पता है लेकिन उसको बार बार कुछ, ताकि वो उसको ये चीजें दिमाग में आती रहे। तो ये उनका एक पर्पज है, उनका एक मोटिव होता है। हम मजबूर हैं कि हम उनकी किताबें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये काम ऐसा करते चले जाते हैं। बहरहाल हमें इंटेलिजेंटली तो यही काम करना है ना कि हम अपने रिलीजन को देखें और उसके मुताबिक सब काम करें, और ये तो हम पे हमले करते ही रहते हैं। बहरहाल हम इसको पढ़ते हैं दोबारा से। यू हैव जस्ट ओपन्ड अ न्यू ग्रोसरी स्टोर। Every item you carry is generic. Generic dash, generic bread, generic chicken, etc. You recently read an article in the Wall Street Journal reporting that the price of recreation is expected to increase in 15%. The price of recreation is expected to increase by 15%. How will you how will this affect your store's sales of generic food products? तो अगर ये प्राइसेस हमारे पास ऐसी चीजों की बढ़ रही हैं, तो फिर हमारे स्टोर की सेल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अभी हम चेक कर लेते हैं।
कि हमारे पास जो फॉर्मूलाज अभी तक थे उनसे हमें क्या पता चलता है। और आप देखेंगे कि इंतहाई आसान, आप देखें ना, सिर्फ दो वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे। टेबल 2.2-3 reveals that the cross price elasticity of demand for food and recreation is 0.15। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 15% का मतलब है 0.15। If we insert the given information into the formula for the cross price elasticity we get, अभी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना अभी। तो हमारे पास यहाँ पर 15 यहाँ पर प्राइस इस एग्जांपल में तो नहीं, जब इन्होंने रेफर कर दिया है टेबल 3-4, तो ये टेबल 3-4 हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ये बातें यहाँ पर की गई हैं। तो बहरहाल हम इस को टेबल को छोड़ देते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है इसके रेस्पेक्ट हम फॉर्मूला इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो परसेंटेज थी आपके पास वो यहाँ पर थी, और ये आपके पास इस तरह से बात की जा रही है 15% और ये 0.15। तो जब आप यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.25। Solving this equation for percentage change quantity demanded of X product, we get $2.25. Thus, food and recreation are substitutes. If the price of recreation increases by 15%, you can expect the demand of generic food products to increase by 2.25%. अब हमने increase क्यों कह दिया? क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव आया है। अगर ये आंसर नेगेटिव होता तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 2.2% डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास, अच्छा, इस वक्त हम ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे कि हमारे पास प्राइस बढ़ रही है तो हमारे पास रिक्रिएशन फूड की प्राइस भी बढ़ रही है, ये तो अच्छी बात हमें नजर आ रही है, या उल्टी सी बात नजर आ रही है कि प्राइस बढ़ रही है तो हमारे पास उसकी सेल्स भी बढ़ जाएंगी, डिमांड बढ़ जाएगी। हो सकता है कि अगर हम पिछली प्राइसेस को कंपेयर करते तो ये प्राइस बढ़ने से हो सकता है कि वो जो इंक्रीज था, वो जो था ना इनइलास्टिक, हो सकता है वो यहाँ पर कम हो गया, क्योंकि यहाँ डिस्कस नहीं किया गया इसलिए हम उस बात को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा कंसर्न यहाँ पर सिर्फ ये है कि किस तरह से क्वेश्चन में डेटा दिया गया है और उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो इन इलास्टिसिटी की अगर हम यहाँ पर फॉर्मूलास को देख लें तो हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पर या के पास है। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही थी, तो हमें अगर ये फाइंड करना है क्वांटिटी, तो हमारे पास इलास्टिसिटी की बात क्या नजर आ रही है और हमारे पास प्राइस उसकी क्या नजर आ रही है। ठीक है, परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेबल दिया गया है इसमें यहाँ पर हमारे पास फूड एंड रिक्रिएशन की बात की गई है 0.15। ठीक है, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, तो ये जो 0.15 है, जो इलास्टिसिटी कैपिटल ई लिखा हुआ था ना फॉर्मूला में, वो यहाँ पर ये आ गया। 15% को हमने एज इट इज यहाँ लिख दिया, तो ये जो 15 लिखा हुआ है ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और हमारे पास जो टेबल था वहां से हमने 0.5 की वैल्यू पिक कर ली। अब डेफिनेटली यहाँ तो एक एक्सप्लेनेशन चल रही थी ना, तो उसकी वजह से हमने उस टेबल से वैल्यू को पिक कर लिया। लेकिन अगर कभी आपके पास कोई एग्जांपल या असाइनमेंट में किसी जगह आपके पास ऐसी कोई डेमोन्स्ट्रेशन या कोई प्रॉब्लम आती है और सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, तो डेफिनेटली फूड एंड रिक्रिएशन की 0.15 की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन होगी। ठीक है, तो इसलिए परेशानी की बात नहीं होती, बस ये देखना है कि हमने यहाँ पर इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और यहाँ पर परसेंटेज लिखनी है, और हमें क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स वेरिएबल आंसर मिल जाएगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 2.25% इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज में आंसर आ रहा है, तो ये
2.25% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है क्लास, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं यहाँ पर आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने स्टॉप शेयरिंग कर ली और मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, जिसमें हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ रहे हैं। तो हमने क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही आसान था, उसको हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। क्रॉस प्राइस elasticities play an important role in the pricing decision of firms that sell multiple products. तो जब हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, तो उसके अंदर किस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को देखा जाता है, ठीक है, इनको यहाँ पर मैनेज करने में हमें बहुत आसानी मिलती है। स्पेसिफिकली फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू टेस्ट, वो जो ऊपर हमने पढ़ा था, the reduction in the price of burgers will increase revenue from burger sales. When the own price elasticity of demand for burgers is elastic, in addition, since burgers and sodas are complementary, reducing the price of burgers increases the quantity demanded of sodas. Thus, the increased soda revenue, the magnitude of the increase in soda revenue will depend on the magnitude of the cross price elasticity of demand between burgers and sodas. आपको कुछ कम समझ में आया होगा, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लास ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो बात हो रही है, ये जो हमारे पास अभी बात हो रही थी ना, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास ये कुछ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो रही थी। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल जो हमें दी गई है, मैं आपको भी बताता हूँ। क्योंकि मैं बुक को देख रहा हूँ, आपको नहीं दिखा रहा बुक को, लेकिन मेरे पास अभी बुक ओपन हुई भी है। मैं इसमें आपको एक चीज़ देखकर भी बताता हूँ। ओके क्लास, तो हम वापस आते हैं और आप इस वक्त देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 3.1 के बाद की एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर क्योंकि दो प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है, अभी हमने यहाँ पर जो बात की है ना, जो एग्जांपल हमने देखी थी, तो उसमें आपने कहा था कि हमारे पास अगर बर्गर की या हमारे पास फूड एंड रिक्रिएशन की प्राइसेस में अगर हमारे पास फर्क आ रहा है तो किस तरह से आएगा। तो उसी की एक एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे और भी दी जा रही है। वो एग्जांपल आपके पास थी जिसमें फूड और रिक्रिएशन की बात की जा रही है कि फूड में हमारे पास क्या चेंज आ रहा है, फूड की क्वांटिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा और रिक्रिएशन की चेंज में क्या आएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ से स्टॉप शेयरिंग करके आपको एक दफ़ा और दिखाऊं कि हमारे पास जो यहाँ पर बात हो रही थी अभी, ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। ठीक है, इसमें गौर से देखेंगे क्या बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ों की बात की जा रही है, फूड एंड रिक्रिएशन 0.15 क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। जब हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक चीज़ की क्वांटिटी हम देखते हैं और दूसरी चीज़ की प्राइस देखते हैं। एक चीज़ की क्वांटिटी देखते हैं, दूसरी चीज़ की प्राइस देखते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यू हैव जस्ट ओपनड अ न्यू ग्रोसरी स्टोर, every item you carry in is generic, generic dash, generic bread, generic chicken, etc. You recently read an article in the Wall Street Journal reporting that the price of recreation is expected to increase by 15%. अच्छा, फूड की प्राइस अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे पास रिक्रिएशन की प्राइस में 15% चेंज आ रहा है। ठीक है,
the price of recreation is expected to increase by 15%. तो यहाँ पर recreation की प्राइस की बात की जा रही है, recreation की प्राइस PY, ठीक है, ये QX की बात हो रही है और यहाँ PY की बात हो रही है, ठीक है। अब PY के लेफ्ट पर यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो था किस चीज का, वो हमारे पास था ये था EQXPY। तो ये आपके पास जो कंबाइंड ओन प्राइस की बात हो रही है, वो जो कंबाइंड ओन प्राइस की वैल्यू है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जिसकी बात हो रही है, इसमें फूड एंड रिक्रिएशन 0.15 की बात हो रही है, ठीक है, फूड एंड रिक्रिएशन 0.15। तो हमारे पास यहाँ पर EQXPY की वैल्यू हमें नजर आई है, ये प्राइस Y जो है वो ये है। तो हमें अब बर्गर की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बर्गर की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है, ये है। अब क्लियर हो आपको? इसके इंटरप्रिटेशन को पढ़ते हैं। दस द फूड एंड रिक्रिएशन आर सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब आप फूड लेंगे या रिक्रिएशन ले लेंगे। इफ द प्राइस ऑफ रिक्रिएशन इंक्रीजेस by 15%, you can expect the demand for generic food products to increase by 2.5%. तो हमारे पास जो रिक्रिएशन है, प्लस आपको बताऊं कि हमारे पास जब हम बात करते हैं ना, आप सेंटेंस को दोबारा से पढ़ें, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इसके इंटरप्रिटेशन पढ़ें। आपने पढ़ लिया। इसमें यहाँ पर फूड और रिक्रिएशन की जो बात की जा रही है, फूड का मतलब हमारा खाना। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस में हैं या कहीं पर आप हैं और आपके पास अपना एक लंच है, लेकिन एक आपके पास ऐसा लंच है जो लग्जरी है, जैसे कि आपने उस नॉर्मल लंच के बजाय आपने पिज़्ज़ा खा लिया, आपने बर्गर खा लिया, आपने सैंडविच खा लिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास फूड एंड रिक्रिएशन आर सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास है, तो हमारे पास अगर उस रिक्रिएशन की प्राइस में चेंज आएगा तो हमारे पास फूड की डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए कि अगर रिक्रिएशन की इफ द प्राइस ऑफ रिक्रिएशन इंक्रीजेस बाय 15%, ठीक है, अगर 15% हमारी रिक्रिएशन की प्राइस बढ़ती है, ये 15 जो लिखा हुआ था ये प्राइस ऑफ रिक्रिएशन की बात हो रही है, देन द यू कैन एक्सपेक्ट द डिमांड ऑफ जेनरिक फूड, जो हमारे पास आम फूड है, ये जो क्वांटिटी उसकी है, डिमांड है, वो डिमांड हमारी 2.25% बढ़ जाएगी। अगर प्राइस इस प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब समझ में आया? ये एक ही प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि हमारी अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी वजह से दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। खाना तो है ना, भूखा तो नहीं रहना है। अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, मिसाल के तौर पर आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आप यूनिवर्सिटी में आए और आपके पास 100 रुपये का आपने एक बर्गर लेना है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 200 ले की बात कर लो, आपके पास 200 रुपीज़ है और आपने लंच करना है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि जो बर्गर आप खाते थे 200 रुपीज़ का, उसकी प्राइस बढ़ गई है 15%, तो आप या तो 15% के रेस्पेक्ट 30 रुपीज़ उसमें और ऐड करके परचेज कर लें, बहुत से स्टूडेंट्स कर लेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच सकते हैं, या मैं ये सोचूंगा यार कि मैं 200 रुपये के बजाय 230 रुपये का जो खा रहा हूँ, तो मैं 200 रुपीज़ की कोई और चीज़ खा लेता हूँ। मतलब हो सकता है कि मुझे 200 रुपीज़ में कोई ऑल्टरनेट मिल जाए, मैं कुछ चिकन कोरमा खा लूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना।
कि मुझे उसका कोई ऑल्टरनेट मिल जाए, इसका मतलब जो नॉर्मल फूड है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और मैं उस एडिशनल प्राइस को पे नहीं करूँगा। ऐसा है ना कि बहुत से लोग एडिशनल प्राइस को पे कर भी देंगे, लेकिन शायद मैं नहीं कर रहा और मैं नॉर्मल फूड की तरफ चला गया, तो मैंने उसकी डिमांड को थोड़ा बढ़ा दिया। और वो कितनी डिमांड बढ़ जाएगी एक्सपेक्टेडली? 2.25% बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन 2.25% बढ़ गई है। जब हम कभी बात करते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल KFC, मैकडोनल्ड, हार्डीज, सबवे या एटसेट्रा एटसेट्रा, इन्होंने प्राइस बढ़ा दी है, देखो कोई फर्क तो पड़ा नहीं है इनके रश पर, हमें वो बहुत सी चीज़ें नज़र नहीं आती। तो अगर उनकी कोई प्राइस बढ़ती है तो उससे हल्का सा फर्क पड़ता है, और उनकी अगर कोई प्रोडक्ट 19-20 कम सेल हो रही है, तो जिन लोगों ने कुछ खाना है तो वो किसी और चीज़ को खा लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि वो जाकर निहारी खा लें, हो सकता है कि वो जाकर बिरयानी खा लें। तो उन्होंने उस दूसरी प्रोडक्ट की, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को उन्होंने जब खा लिया तो इसका मतलब उसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई और रिक्रिएशनल प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी सी कम हो गई। अब क्लियर हो गया आपको? तो हम यहाँ पर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो रही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और फिर हम चलते हैं आपके नोट्स की तरफ। ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर, और क्लास यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ये सोडा और बर्गर की बात हो रही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये एक एडिशनल एग्जाम्पल है, ये सब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने सेलेक्ट करके बताया है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा। आगे हम चलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। अब यहाँ इनकम की बात भी इन्वॉल्व हो रही है। A measure of the responsiveness of the demand for a good to change in consumer income. The percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in income. तो क्वांटिटी डिमांडेड, मिसाल के तौर पर एक इंसान की एक इनकम है, तो वो जितनी भी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, ठीक है, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो जितनी भी डिमांड करता है उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो क्या उसके इनकम चेंज होने से फर्क पड़ रहा है? अब इनकम को यहाँ पर वाई के पी के बजाय, क्योंकि पहले प्राइस की बात हो रही थी, इनकम को यहाँ पर एम, कैपिटल एम से डिनोट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक थोड़ी सी डिफरेंट बात हो गई, और अब हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 3-2। अब 3-2 हमारे पास जो है, इसको हम डिस्कस करते हैं, और साथ साथ हम यहाँ पर एक और बात को भी डिस्कस कर लेते हैं वहीं पर एक ही दफा जब हम गए हुए होंगे। ऑब्टेनिंग इलास्टिसिटीज फ्रॉम डिमांड फंक्शंस। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि इलास्टिसिटीज इन डिमांड फंक्शन, लीनियर डिमांड फंक्शन में हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा, अभी कंफ्यूज मत होइएगा। हमारे पास यहाँ पर ओन प्राइस इलास्टिसिटी में PX QX की बात हो रही थी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, PY QX की बात हो रही थी, मतलब प्राइस किसी और की और क्वांटिटी किसी और प्रोडक्ट की। इनकम इलास्टिसिटी जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमारे पास M होगा और यहाँ पर X की क्वांटिटी X होगी। अब ये अल्फा क्या चीज़ें हैं, इससे परेशान मत हो, सिर्फ मैं दिखा रहा था कि ये जब हम कुछ थोड़ा सा वहाँ जाके डिस्कस करेंगे तो फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल आएगी 3-3। तो हम एग्जाम्पल 3-2 और 3-3 पढ़कर यहाँ पर वापस आएंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और हम मूव कर रहे हैं शेयरिंग एंड तो पहले हमें देखना है 3-2। ये इनकम इलास्टिसिटी, मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था पढ़कर। इसकी जो कैलकुलस ऑल्टरनेटिव है, ये बुक में डेफिनेटली लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर वही ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो की बातें कुछ की गई हैं। यहाँ के पास इनकम इलास्टिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, ग्राउंड बीफ और नॉन फैट की बातें यहाँ पे की जा रही हैं, जिनको अभी हम देखते हैं, अगर यूज़ में आ रहा होगा तो यूज़ करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे।
और यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 3-2। अब इसको पढ़ते हैं। Your firm's research department has estimated the income elasticity of demand for non-fed ground beef to be, अच्छा non-fed ground beef का मतलब है कि ऐसा बीफ हमारे पास जो non-fed ground मतलब जो जमीन से चारा खाते हैं ना, या उनको अलग से चारा दिया जाता है, तो दोनों में कोई फर्क आ जाता है। ठीक है, मतलब कुछ होते हैं ना इससे कि जो जमीन पे घास और बहुत और चीजें चारा खाते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको फार्म में रखा जाता है और उनको खुद अलग से, जैसे भूसा और बहुत सी और चीज़ें, उनको अलग से चारा खिलाया जा रहा होता है। तो ये दोनों बातों में फिर उनकी प्रोडक्शन में या और चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है डिमांड फॉर नॉन फेड ग्राउंड बीफ टू बी -1.94। अब ये पॉइंट माइनस कहाँ से आ गई, ये हमारे पास यहाँ पर एक टेबल में इनकम इलास्टिसिटी में कोई बात पहले से दी हुई थी, -1.94। ठीक है, फर्दर लिखा हुआ है यू हैव जस्ट रेड इन द वॉल स्ट्रीट जर्नल। अच्छा, ये जो बार बार बात की जा रही है ना वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही प्रोमिनेंट, दुनिया के जो टॉप लीडिंग जर्नल्स हैं उनमें से इसका शुमार होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है कि आपने फॉर एग्जांपल वहाँ से कुछ आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ चेंज हो जाएगा या कि कुछ चेंज हो जाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो बहुत सी और वेरिएबल्स का कभी पता होता है, कभी नहीं भी पता होता। तो यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है और उस बेस पर आप किस तरह से अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग की तरफ आप जा सकते हैं। You have just read in the Wall Street Journal that due to an upturn in the economy, कोई टर्न आ रहा है इकोनॉमी में, consumer incomes are expected to rise by 10% over the next 3 years. Next 3 years में consumers की income 10% बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई भी बात हो सकती है। As a manager of a meat processing plant, how will this forecast affect your purchases of non-fed cattle? कैसे फर्क पड़ेगा? तो हमारे पास EQXM गिवन था -1.94 एंड परसेंटेज डेल्टा M, मतलब जो परसेंटेज चेंज होगी दैट इज 10%। अच्छा, 10% को हम यहाँ पर 10 ही ले लेते हैं, आपने नोटिस किया होगा इस बात को। इन द फॉर्मूला फॉर द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू ऑब्टेन, अभी हमारे पास EQM ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, और हमारे पास जो डेल्टा परसेंटेज डेल्टा M की बात हो रही है, इसको 10 को यहाँ लिखेंगे, तो हमारे पास ये 10 जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो हमारे पास ये परसेंटेज मिल जाएगी। सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर डेल्टा परसेंटेज डेल्टा Q क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X प्रोडक्ट यील्ड्स, अब देखिए जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ना, 19.4 हो जाएगा, -19.4। सिंस नॉट फेड ग्राउंड बीफ हैज एन इनकम elasticity of -1.94, the consumer income is expected to rise by 10%. You can expect to sell 19.4% less non-fed ground feed beef over the next 3 years. आप देख रहे हैं, नेगेटिव आंसर का मतलब है कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड सेल्स हैं वो कम होंगी। ठीक है, you can expect to sell 19.4% less non-fed ground beef over the next 3 years. Therefore, you should decrease your purchases of non-fed cattle by 19.4% unless someone else changes. Someone else changes का मतलब कोई और वेरिएबल चेंज हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक फार्म बनाए हुए हैं और आप कैटल्स परचेज करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। 19.4 का अगर हम सिर्फ बात करने के लिए 20% कह दें या 19% ही कह दीजिए, तो 19% मुझे कैटल्स कम परचेज करनी चाहिए। मैं 20 इसलिए कह रहा था कि उसकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मतलब अगर मैं 100 कैटल्स परचेज करता हूँ और फिर उनको बेच देता हूँ, फिर मैं 100 परचेज करता हूँ उनको बेच देता हूँ, तो मुझे करना क्या चाहिए? मुझे करना ये चाहिए कि मैं अब 80 कैटल्स परचेज करूं और उनको बेचूं।
ठीक है, 100 कैटल्स मुझे परचेज नहीं करनी चाहिए, तकरीबन मुझे 80 कैटल्स परचेज करनी चाहिए, क्योंकि 20% डिक्रीज होगी। तो जो 20% मेरी सेल्स या मेरी प्रोडक्ट डिक्रीज होनी है, तो मुझे परचेज भी कम करना चाहिए। बात क्लियर होगी क्लास? तो ये हमारे पास ये एक और हमें नजर आया कि जहां पे इनकम की वजह से फर्क पड़ जाता है। अच्छा, आपको फर्क मैं आपको बताऊं, इस तरह से ऐसा होता है कि आपको पता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, कराची में बहुत सारे हैं, पूरे पाकिस्तान में। हमारे पास अब 10 मिनट रह गए। जो गवर्नमेंट है, कई दफ़ा सिंध गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, वो अनाउंस करते हैं कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज इतनी इंक्रीज कर दी हैं, ठीक है, इतने परसेंट इंक्रीज कर दी हैं। तो वो सैलरीज इंक्रीज होने से मैकडोनल्ड, केएफसी या फॉर एग्जांपल चावल और दालें और सब्जियों पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, मिसाल के तौर पर एक कोई सुपरमार्केट है और उन्होंने अपने एक फ्लोर पर उन्होंने फॉर एग्जांपल लेट्स से हार्डीज या केएफसी को जगह दी हुई है, लेकिन वो वहाँ पर अपनी, अच्छा वो उसमें पार्टनरशिप भी करते हैं, फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट जो है पार्टनरशिप भी करती है कि हमने आपको जगह दी हुई है, आपकी सेल्स का फॉर एग्जांपल 10% हम लेंगे, उनसे रेंट नहीं ले रहे लेकिन वो 10% ले रहे हैं। और वो कंपनी कहती है यार हमें अपना रेंट तो देना पड़ नहीं रहा, एक पूरा फ्लोर हमें मिला हुआ है, तो हम 10% उनको दे देते हैं। और जो सुपरमार्केट है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर या किसी और फ्लोर पर वेजिटेबल और डिफरेंट फूड और डिफरेंट तरह के और प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं। तो उनका एक रिसर्च डिपार्टमेंट क्या एनालाइज कर सकता है कि गवर्नमेंट ने जो सैलरीज इंक्रीज की हैं एम्प्लॉयज़ की, सिंध गवर्नमेंट ने इंक्रीज की हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास जो बहुत सारे लोग आते थे परचेजिंग करने के लिए या ऊपर वो जाकर टॉप फ्लोर पर जाकर कुछ बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें भी खाया करते थे, तो आइंदा हमारी उन सेल्स में इजाफा होगा या हमारी ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स में इजाफा होगा? हमें किन चीज़ों को कम या ज़्यादा करना है? ये एनालिस्ट्स। अच्छा, इस बात को थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं वो बहुत सी दफ़ा इन्हीं चीज़ों को बहुत ही क्लोजली इस तरह से भी देख रहे होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से किस और प्रोडक्ट पे फर्क पड़ जाएगा। हमारे पास बहुत सारी ऐसी लग्जरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे हमारे पास लेट्स से बटर है, चीज़ है, ठीक है, ये हमारी लग्जरी प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। इसी तरह से मतलब आटा, दालें, सब्जी, ये हमारे पास रूटीन की चीज़ें हैं जो एक गरीब इंसान भी खा रहा है और अमीर भी खा रहा है। लेकिन हमारे पास अगर हम चीज़ की बात करते हैं, बहुत सी और चीज़ों की बातें करते हैं, तो इन चीज़ों की इम्पोर्ट पर अगर टैक्सेस लग रहे हैं या प्राइसेस में चेंज आता है तो दूसरी प्रोडक्ट्स में कितना फर्क पड़ जाएगा। आप देखते हैं ना अक्सर की कैलकुलेशन हो रही होती हैं, आपको बताया जा रहा होता है, तो बैकग्राउंड में कुछ ऐसी ही बातें हो रही होती हैं। इस पर टॉपिक नहीं है, आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि कई दफ़ा हमारे पास स्टैट्स का एक चैप्टर है जिसमें हम इंडेक्स नंबर्स को चेक करते हैं, रीड करते हैं। तो इंडेक्स नंबर्स भी हमारे पास बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए। बार इसका टॉपिक नहीं है, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये अदर इलास्टिसिटीज मैंने स्किप कर दिए। हम आ रहे हैं ऑब्टेनिंग इलास्टिसिटीज फ्रॉम डिमांड फंक्शंस। एक मिनट जरा वेट कीजिए। ओके। तो ये आपके पास ऑब्टेनिंग इलास्टिसिटीज फ्रॉम डिमांड फंक्शन। तो हम डिमांड फंक्शन से इलास्टिसिटीज को जब चेक करते हैं तो हमारे पास जो पहली बात आती है वो है इलास्टिसिटीज फ्रॉम लीनियर डिमांड फंक्शन, और फिर हमारे पास अगला फॉर्मूला आएगा फ्रॉम नॉन लीनियर डिमांड फंक्शंस। तो पहले हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं लीनियर, ये भी अभी कंप्लीट नहीं होगा, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्लास तक ये बात जाएगी। थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं, और हमारे पास इस वक्त तकरीबन 5 मिनट है, देखते हैं जितना पढ़ लेते हैं हम इसमें यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है। इसमें जो अल्फा और ये बहुत सी चीज़ें नजर आ रही हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है।
आसान आसान सी बातें अभी हम देख लेंगे। इसमें हमारे पास जो ये कुछ वैल्यूज लिखी आपको नजर आ रही हैं, इसमें हमारे पास ओन प्राइस इलास्टिसिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में कुछ ऐसे लिखा जाता है, जिसमें प्राइस वाई और ये आपके पास क्वांटिटी एक्स की बात की जा रही होती है। इसी तरह से फिर हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी अभी हम देख कर आ रहे हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की बात हो रही होती है। ठीक है। और इन फॉर्मूलाज को हम अगर मैथमेटिकली लिखें देखें तो हमें कुछ इस तरह से नजर आ जाते हैं। ये बातें अभी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, हमने ये तो देख लिया था। ये हमारे पास अल्फा एक्स की बात यहाँ पर एडिशनली की जा रही है। ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे बात हो रही है ना, इसको हम अल्फा एक्स कहते हैं। और सिमिलरली फॉर द क्रॉस प्राइस एंड इनकम इलास्टिसिटीज, तो यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला बता दिया है और उन्होंने कहा है कि क्रॉस प्राइस ये ओन प्राइस के लिए उन्होंने बता दिया ये चीज। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह से दूसरे दोनों फॉर्मूलाज के लिए भी चेंज कर देंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है। द डेली डिमांड ऑफ इनविगोरेटेड पीईडी शूज, सिंपली शूज कह दीजिए। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइप के शूज हैं। द डेली डिमांड ऑफ शूज इज एस्टिमेटेड टू बी, ये हमारे पास वो जो फंक्शन था ना आपके पास, लग रहा था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो बस समझ लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ये बता दिया गया है। अब परेशानी की बात नहीं कि वहाँ क्या लिखा हुआ था, ये सारी बातें यहाँ भी लिखी हुई है। वेयर ए एक्स, ये एक्स लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेंट ऑन शूज एक्स। अब ये एक्स जो है कोई पर्टिकुलर टाइप के शूज है। ठीक है, प्रोडक्ट्स होती है ना, एक एक्स प्रोडक्ट है, वाई प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पर एक्स शूज की बात कर रहे हैं। पी एक्स इज द प्राइस ऑफ गुड एक्स। पी एक्स जो है वो गुड एक्स की प्राइस है, और पी वाई इज द प्राइस ऑफ गुड वाई, एंड एम इज द एवरेज इनकम। सारी बातें समझ में आना शुरू हो गई ना, कि पी एक्स पी वाई दो गुड्स की प्राइसेस हैं, और ए एक्स एडवर्टीजमेंट है जो एक्स गुड के लिए है, और यहाँ पर इनकम की बात हो रही है। सपोज गुड एक्स सेल्स एट $25 a pair, good sell good Y sells at $35. The company utilizes 50 cents of advertising and average consumer income is $20,000. Calculate and interpret the own price, cross price and income elasticities of demand. तो ये तीनों कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। अब हम कर लेते हैं, बहुत आसान सी बातें हैं। मैंने आपको कहा था ना कि ये आपको कुछ लगेगा कि ये मुश्किल मुश्किल सी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान सी बातें हैं। सबसे पहले हम आते हैं टू कैलकुलेट द ओन प्राइस इलास्टिसिटी फॉर लीनियर डिमांड, और फॉर्मूला हमारे पास है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हियर अल्फा एक्स इज -3। अब आपको पता है अल्फा एक्स क्या होता है, ये हमारे पास ये देखिए, ये अल्फा एक्स ये चीज है। मतलब अच्छा, आपको याद है कि वो जो हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अपने पास लिख लें किसी जगह पर। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है b, वो है क्या चीज? स्लोप होता है ना, याद आ गया? मैथ्स में भी पढ़ा है और जगह पे भी पढ़ा होगा। तो जो उसका कॉफिशिएंट है वो स्लोप है। अब यहाँ पर आपके पास जो इसका कॉफिशिएंट है पी एक्स का, क्योंकि हम पी एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इस वक्त -3 की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास कैलकुलेट करना आसान हो गया। अल्फा की बात इस वक्त हो रही है -3 और पी एक्स है 25। The only other information we need to calculate the elasticity is the quantity consumed of x. क्वांटिटी हमें कंज्यूम एक्स की चाहिए है। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से देख लें। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड का जो फॉर्मूला भी है ये था आपके पास 100 माइनस 3, यहाँ 25 इसकी प्राइस है, यहाँ इसकी 35 प्राइस है प्रोडक्ट, दूसरी वाली प्रोडक्ट वाई की। ये हमारे पास इनकम ये है, ये हमारे पास 50 सेंट्स की बात हो रही है, और हमारे पास 65 यूनिट्स क्वांटिटी डी के डिमांड किए जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी डी की डिमांड को यहाँ लिख दें और -3 क्या चीज़ है? ये वाला
क्वांटिटी x का साथ जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास है, ये लिखा तो हमारे पास आंसर आ गया -1.15। इफ डैश शूज राइजेस शूज प्राइस द परसेंटेज डिक्लाइन, डिक्लाइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपका आंसर माइनस में आ रहा है, इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स शूज will be greater in absolute value than the percentage rise in price। तो जब प्राइस में राइज हो रहा है या जो भी हमें नजर आ रहा है, हमारे पास